Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 18 which is price rise and consumer awareness और हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। ठीक है, उसके बारे में हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम आज देखेंगे। देखिए भाई, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइसेस का मतलब ये हुआ कि आप प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वही हम देखने वाले हैं। Total expenditure keeps on increasing continuously in economy, but production of goods does not increase with the same pace. This results in price rise. इसका मतलब ये हो गया कि हम एक देश के अंदर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर करते रहते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बढ़ता रहता है। अब देखिए, उसके सामने जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और नहीं बढ़ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं बढ़ रहा है तो इसका रिजल्ट होता है प्राइस राइज। गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स लेती है भाई प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। मॉनिटरी मेजर्स लेती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बैंक जो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कम करता है। जैसे हमने देखा था कि एक रीजन है मॉनिटरी सप्लाई, इंक्रीज इन द मॉनिटरी सप्लाई, प्राइस राइज का एक रीजन है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई मनी सर्कुलेशन जो होता है पूरा कंट्री के अंदर वो थोड़ा कम कर देता है। कैसे कम करता है, वो कहीं सारी जगहों पे पॉइंट्स ऐसे रखता है कि भाई हम शायद लोन ना ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, ठीक, मनी सर्कुलेशन कम करे। एक कंट्रोल इम्पोज किया जाता है स्पेंडिंग पे। ठीक है, स्पेंडिंग पे कंट्रोल इम्पोज किया जाता है तो उसके सामने क्या हो जाता है, एक डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो धीरे 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 करके कम आ जाती है, तो प्राइसेस का रिडक्शन आता है। तो हमने पहले देखा था कि एक कारण है कि भाई मॉनेटरी सप्लाई जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है तो लोग खर्च करते हैं, खर्च करते हैं तो भाई इकोनॉमी जो है उसमें प्राइस राइज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है ये चीज को, डिमांड कम करने के लिए और प्राइजेस को रिड्यूस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, द आरबीआई इंक्रीजेज रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लेंडिंग पॉलिसी। आरबीआई जो होता है वो लेंडिंग पॉलिसी रखता है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप जब आरबीआई में मतलब आप कोई भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो लोन आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है। अब जो लोग लोन ले रहे हैं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो कम लेंगे, लोन ज़्यादा नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोन बहुत ही महंगा हो जाएगा, जो अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रोकेगा। कि भाई आप फालतू मतलब आपको अगर फ़ोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है तो आपको जो लोन ले रहे हैं वो लोन जो है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं मतलब जो लोग 50 में से 5 लोग शायद लोन ना भी लेते हैं, 5 जो नहीं लेंगे उसका डिमांड कम हो जाएगा, ये घर का डिमांड कम हो जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कोई फालतू अगर किसी को ज़रूरत है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको करना है और लोन लेके कर देना है तो ये रुक जाएगा। इससे क्या होगा, जो चीज़ें हैं जैसे फ़ोन के लिए आप लोन लेते हैं, जैसे गाड़ी के लिए लेते हैं, तो वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप लोन नहीं लेंगे तो गाड़ी नहीं लेंगे, फ़ोन नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली जो अननेसेसरी डिमांड है वो हो जाएगी कट। ये समझ में आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड लोगों के पास सेविंग टेंडेंसी बढ़ेगी। सेविंग टेंडेंसी का मतलब क्या, कि भाई आप सेव करेंगे पैसे, कि नहीं नहीं खर्च करने हैं हमको ये पैसे, हम सेव करेंगे ये पैसों को। ठीक है, तो ये होता है एक कंट्रोल मेजर जो आरबीआई लेता है। एज वेल एज डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली, यस और नो। अगर आप सेविंग करना चाहेंगे तो घर पे तो लॉकर में तो नहीं रखेंगे पैसे, आप जाएंगे बैंक के पास और बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे, सेविंग्स अकाउंट में आप डिपॉजिट करवाएंगे। तो भाई ये जो है वो अलग अलग सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, लोन नहीं ले पा रहे, बैंक से पैसे नहीं ले पा रहे, इंटरेस्ट हाई है, तो ऐसी चीज़ें जैसे बेटिंग होता है, ठीक है, होर्डिंग होता है, प्रॉफिटियरिंग होता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेट कॉमर्शियल बैंक हैव टू इंक्रीज लैंडिंग रेट। देखो बैंक रेट का जब इंक्रीज होता है, अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दे आरबीआई तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि बैंकों को अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो लैंडिंग का सिलसिला है, ये जो लोन देने का सिलसिला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज से जो एक्सेस मनी है जो चीज़ें फालतू चीज़ें खरीदने के लिए लोग ले रहे हैं, कहीं वो चीज़ें जो है वो नहीं ली जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स बैंक के अंदर पड़ी रहेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो ये पूरा आपने देखा ये टॉपिक।
इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, नई नई बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होते हैं अपने पैसों से, तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पार्ट है और ये आरबीआई करती है। पॉइंट नंबर 4, देखो रिजर्व फंड बढ़ने से, रिजर्व फंड क्या होता है, आप जब सेविंग्स करते हो उसको खर्च नहीं करते हैं तो वो एक रिजर्व फंड में चला जाता है। जैसे आप अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई 10,000 तो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अब 10,000 मिनिमम बैलेंस होता क्या है, वो एक रिजर्व फंड होता है जो हर एक बैंक हर एक अकाउंट में रखता है, और यही बैंक्स जो है वो बचा कर रखती है और वो लोन के लिए देती है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि भाई कॉमर्शियल बैंक्स की जो ब्रांच है वो कंट्रोल कर पाते हैं हम। तो यहाँ पे एक लोन कम हो जाती है, लोन कम होना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रखना पड़ता है अपने अकाउंट में, तो एक जो लोन का लेंडिंग का पार्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचने से कैश रिजर्व जो होता है वो कम हो जाता है। कॉमर्शियल बैंक्स और पब्लिक में जितना भी कैश होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। As there is decrease in supply of money in the hands of people, consumable expenditure reduces, resulting in the control of price rise. सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता है, लोग सेविंग करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, वो फालतू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और प्राइस राइज थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं फिस्कल मेजर्स की। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं या टैक्सेशन का जो पॉलिसी है या लोन का पॉलिसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती हैं वो सारी फिस्कल पॉलिसी में आती हैं। फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना खुद का खर्चा कम करती है, ठीक है, उनको नए नोट्स छापने नहीं पड़ेंगे, इसकी वजह से अपना खुद का जो खर्चा होता है वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना वो कंट्रोल कर देते हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है पूरे कंट्री का वो भी कम होगा। उसके साथ साथ ऐसे प्लान जिसमें उनको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है या अभी ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्लान को पोस्टपोन कर देती हैं, मतलब थोड़ा 1 साल 2 साल के बाद कर देगी। इससे क्या होगा, वो साल का जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, अनयूजफुल एक्सपेंडिचर करती है, उसको वो कट करने का प्रयास करती है। जितना भी एक्सपेंडिचर कट होगा उतने ज़्यादा नोट नहीं छापने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो नोट ही ना छापने पड़े। तो एक अच्छी बात है, जब हमने पढ़ा था कि प्राइस राइज होता है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई में, तो उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, बाय जनरेटिंग न्यू मनी, नया मनी यहाँ पे नहीं छापना पड़ेगा, तो प्राइस राइज एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करता है। तो जब प्राइस राइज होती है, ठीक है, तो लोगों के पास खरीदने जाने की ताकत नहीं रह जाएगी, परचेजिंग पावर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं उस पर 5 टका टैक्स लगता है तो 105 में ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी, 18% टैक्स कर देगी, तो वो हो जाएगा 118 रुपये में। अब 118 में कोई खरीदे भी या ना भी खरीदे, तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जो नहीं खरीदेंगे वो चीज़ को, तो ये डिमांड कट कर रहा है गवर्नमेंट जो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेंडिंग का जो पूरा पार्ट है लोगों का वो थोड़ा कम हो रहा है। इनकम टैक्स है, कंपनी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारे टैक्सेस बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हाई रेट ऑफ रिवेन्यू ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगाते हैं। जैसे आप चीज़ कोई खरीद के लाते हैं, जैसे 10,000 की चीज़ खरीद के लाते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, इम्पोर्ट टैक्स लगता है 40% 50% जो भी है, तो आपको वो 10,000 का 14,000 15,000 देना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, शायद आप ना भी लेके आए, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि आप ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कंट्रोल कर रही है। तो इम्पोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। इम्पोर्ट अगर कम हो जाएगा तो लोड कम हो जाएगा, और लोड कम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट के साथ अगर मैच हो जाए तो इक्वल अच्छा पोजीशन लग जाएगा हमारी इकोनॉमी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो है पब्लिक लोन पॉलिसी। देखो अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी बाय इशूइंग लोन्स और ब्रिंगिंग स्कीम्स लाइक कंपलसरी सेविंग प्लान। तो यहाँ पे क्या होता है,
गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कम करना चाहता है, पूरी सोसाइटी का, पूरी कंट्री का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो लोग करते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहता है। कैसे? लोन्स इश्यू करके या कोई स्कीम देके, जैसे कंपलसरी सेविंग प्लान, तो उसमें सेविंग तो करना ही करना है। ठीक है, तो आपका जो पैसा होता है, जैसे 5,000 आप पॉकेट में पड़े हैं, अगर आपको कंपलसरी सेविंग प्लान में आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, तो आप 5,000 उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो खर्चेंगे नहीं। आप समझ गए? ये एनकरेजिंग स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है लोगों के लिए। सेविंग्स करना, पब्लिक डेप्ट को कम करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पब्लिक डेप्ट का, फिर गवर्नमेंट हेल्प देना, सब्सिडी देना है, प्रपोर्शन जो होता है डायरेक्ट टैक्स का वो थोड़ा इंक्रीज कर देना, हैवी टैक्स ऐसी चीज़ों पे लगाना जो रिच लग्जरी आइटम्स माने जाते हैं, तो लग्जरी आइटम्स की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो गवर्नमेंट ले रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कंट्रोल प्राइस राइज का। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो, लग्जरी आइटम्स पे अगर हैवी टैक्स लग जाए तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब ज़्यादा टैक्स तो वो देंगे, शायद उनको चाहिए वो चीज़ तो ज़्यादा टैक्स देंगे। अगर बहुत टैक्स होगा तो वो चीज़ शायद ना भी खरीदें। तो ये जो टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट ये अमीरों से, वो अब जाता है हमारे पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये बेसिक नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, और जो नेसेसरी आइटम्स हैं उस पर टैक्स ही ना हो या बहुत ही कम टैक्स हो। तो ये सारी स्टेप्स से इनकम जो है लोगों के हाथ में वो कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट जो गुड्स का डिमांड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और फाइनली प्राइस रिड्यूस हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जो है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, और इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी में इन्वेस्ट करना। तो देखो, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं भी कर देते हैं। जैसे कैसे? लग्जरी आइटम्स में। लग्जरी आइटम्स की अगर बात करें तो हम BMW है, ऑडी है, ये सारी गाड़ियाँ 50-50, 60-60 लाख की, करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं। लोग क्या करते हैं? पैसे पड़े ले लिया। ये गलत है। इससे क्या होता है? देखो, इससे ये होता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट जनरेट होता है। जो रिच लोग होते हैं वो सारी चीज़ें लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं, तो ये उस पर ज़्यादा टैक्स लगाने से एक पॉजिटिव पार्ट आएगा जो गरीब लोगों को अल्टीमेटली हेल्प करेगा। जो गवर्नमेंट स्कीम्स डालते हैं तो वो इसी पैसों से, टैक्स के पैसे से ही मदद करते हैं। अच्छा, कंट्रोल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो भाई लग्जरी आइटम्स को कंट्रोल करने के लिए, लग्जरी आइटम्स के पीछे पैसा खर्च करने से कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस या परमिट सिस्टम रखना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक अच्छे और प्रोडक्टिव फॉर्म में प्रयास कर रही है कि भाई हो, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्टमेंट ना बढ़े। तो ये एक अच्छी बात है, जिससे क्या होता है? लोगों को फायदा होता है। ठीक है, बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, हुई बैटिंग वेटिंग जो होता है उसका जो पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो एक पॉजिटिव पार्ट है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग्जरी आइटम्स पे लगाया जाता है और सेविंग एनकरेज किया जाता है कि भी आप सेविंग करें, वो पैसे फालतू में खर्च ना करें। पॉइंट नंबर 4, जो सबसे फेमस वे है हमारे गवर्नमेंट का, जो है प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। एक स्टेप होता है प्राइस राइज को कंट्रोल करने का, और वो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे इंडिया में 1977 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब जो लो इनकम वाले लोग होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, तो लो इनकम वाले ग्रुप जो होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, और वो एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब होता है व्हीट, राइस, खाने की चीज़ें, जरूरियात की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं खरीद पाते हैं, जो लो इनकम होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके लिए ये जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ये जो सीरियल्स होते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपको सस्ते भाव में मिलती है। कहाँ पे? फेयर प्राइस शॉप पे। हर एक जगह पे फेयर प्राइस शॉप लगाया जाता है। आज टोटल 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं। तो इससे बहुत ही बढ़िया एक कनेक्शन और एक नेटवर्क बन गया है लोगों के साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनको बहुत ही सस्ते भाव में जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो मिलते हैं। प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं,
जो ओपन मार्केट में प्राइजेस होते हैं उससे बहुत कम होते हैं। जैसे अगर बात करें व्हीट की, तो मान लीजिए 25 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है, तो वहां पे आपको 3 या 4 रुपए किलो पे व्हीट मिलते हैं। मतलब आपको नहीं मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को वहां पे मिलते हैं बहुत ही सस्ते। तो उसके लिए आपको शायद कुछ राशन कार्ड बताना पड़ेगा या बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, आपको तो 4 रुपए में दे रहा है या मार्केट में 40 रुपए भाव चल रहा है, तो बीच का जो 36 रुपए है, 36 रुपीज, दैट इज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट पे करता है ये डिफरेंस, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप का। ये इसको हम बोलते हैं सब्सिडी, गवर्नमेंट देता है सब्सिडी। पहले के जमाने में अगर आपको याद होगा तो एलपीजी पे सब्सिडी होती थी। एलपीजी का जो गैस का जो पूरा सिलेंडर आता था उसके ऊपर सब्सिडी होती थी। मतलब आप मान सकते हैं कि 1800 रुपए का जो सिलेंडर आता था वो आपको 900 950 पे मिलता था, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट है वो उस ऊपर का पार्ट पे करती थी। अब वो सब्सिडी बंद कर दी गई है और गैसेस मतलब अदानी गैस जो है वो सारी जगह पे आ गए, तो ये एक अच्छी बात है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक पॉजिटिव पार्ट है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है। अब वो पैसे जो वहां से बचते हैं, गरीब लोग 3 रुपए किलो गेहूं खरीदते हैं और बाहर 30 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो जो 27 रुपए हैं वो शायद उनको पे नहीं करने पड़ेंगे, वो तो मतलब नहीं ही कि पे करने पड़ेंगे। वो 27 रुपए जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो इम्प्रूव हो सकते हैं, अपनी कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव चीज की है। और एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे हर वक्त होर्डिंग होता था, ब्लैक मार्केटिंग होता था, स्कैरसिटी जनरेट हो जाती थी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जनरेट हो जाती थी, तो ये सारी सिस्टम्स गवर्नमेंट ने बंद करी और बहुत ही कंट्रोल कर दी हैं इसमें। ठीक है, ये सक्सेस जो है ये सिस्टम का, ये पूरा डिपेंड करता है एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज बना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाने में, ठीक है, अवेलेबिलिटी लगाने में और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करने में जो जरूरी है। और सही में शॉपकीपर अगर ऑनेस्ट है और उसका नेचर अच्छा है तो वो आपको बहुत ही मतलब गरीब लोगों को बहुत ही फायदा करेगा। पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्टरिंग प्राइस मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है, देखो होर्डिंग को करने, होर्डिंग से बचने के लिए, होर्डिंग क्या होता है आपको मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझाता हूँ। होर्डिंग होता है किसी एसेंशियल कमोडिटीज को रोक के रखना जब तक उसका प्राइस इंक्रीज ना हो। तो जैसे ही प्राइस उसका इंक्रीज चला जाता है तो ये चीज जो उसने स्टोर करके रखी होती है वो बेचने लगता है और ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो इसको हम बोलते हैं होर्डिंग। जो एसेंशियल चीजें हैं जिसका प्राइस मान लीजिए 3 रुपए या मतलब मान लीजिए 25 रुपए होना चाहिए, अब जब वो गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन आप बेच नहीं रहे हैं, तो डिमांड बड़ी है, सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके प्राइस राइज होगा। अब यहाँ पे जब प्राइस राइज होगा तब बेचेंगे, तो ये प्रॉफिट का पूरा जो ये सिस्टम है वो गलत है। ये गलत प्रैक्टिस है जो शॉपकीपर्स या जो ट्रेडर्स होते हैं वो करते हैं। तो क्योंकि इसको बचाने के लिए, इससे प्रिवेंट होने के लिए, होर्डिंग से हमको, होर्डिंग को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए और एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस एक रीजनेबल लेवल पे रखने के लिए, उसकी इजी अवेलेबिलिटी मेंशन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीजों का प्राइस फिक्स कर देता है, कंप्लीट फिक्स कर देता है, ठीक है। वो ट्रेडर्स को, वो जो भी बेच रहे हैं वो सारे लोगों को वही बोलता है कि भाई ये जो गुड्स आप बेच रहे हैं वो एक फिक्स्ड प्राइस पे ही बेचने हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे। अभी दवाओं में बहुत सारी, आप अगर अगर आपको पता होगा तो दवाओं की अगर एग्जांपल ले तो दवाओं में क्या होता है कि मेडिसिन जो है उसका एक फिक्स प्राइस डिसाइड किया जाता है। बहुत सारी हजारों मेडिसिन है जिसका फिक्स प्राइस एसेंशियल में आ जाता है और फिक्स प्राइस रखा जाता है। अब उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। तो एक अच्छी बात हो गई कि भाई अगर प्राइस उसका फिक्स्ड कर दिया है तो मतलब इतना ही खर्चा कर, उससे ज्यादा वो प्राइस बढ़ा सकते नहीं है, तो एक कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, प्राइस राइज पे। तो एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लागू करी थी। तो ये प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वो चीज उन्होंने एलईसी, जिसको हम बोलते हैं एलईसी, 1955 में लागू करी थी, लेका, लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर अगर गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किए हैं और वो उसमें वो ना बेचे, उससे ज्यादा में बेचे, तो गवर्नमेंट उसको पेनलाइज कर सकता है, उसको फाइन भरना पड़ता है, गवर्नमेंट उनके सामने लीगल प्रोसीडिंग करता है, लीगली केस कर देता है, ठीक है। तो ये होर्डिंग, होर्डिंग करने वाले लोग ब्लैक मार्केटियर्स हैं, ऐसी सारी चीजें जो है वो लगा दी हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत।
तो वो लोग मतलब अब कर ही नहीं सकते, मतलब उनको लीगल कर दिया। आप अगर ऐसा कोई पकड़ा जाएगा तो उनको फाइन भरना पड़ेगा या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लीगल चीजें करती हैं। स्टॉक को आपने जो गोडाउन के अंदर रखा है, ट्रेडर जो बेचते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक है वो सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है। कितना स्टॉक रजिस्टर आपको डिस्प्ले करना पड़ता है कि स्टॉक कितना है आपके पास, प्राइस रजिस्टर रखना पड़ता है। और जो गलत लोग कर रहे हैं उनके सामने एक्शन लेती हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो ऑनियन है, राइस है, कॉटन है, सीमेंट है, एडिबल ऑयल्स है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑनियन, राइस, कॉटन, सीमेंट, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, केरोसिन, शुगर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, रेलवे फ्रेट, ये सारी चीजों पे प्राइस मैकेनिज्म एडमिनिस्टर किया गया है। इसका मतलब कि मान लीजिए भी सीमेंट या पेट्रोल डीजल का बात करें तो एक लेवल उन्होंने ठान लिया, इससे ज्यादा प्राइस उसका हो नहीं सकता है। जैसे डोमेस्टिक गैस है, केरोसिन है, शुगर है, तो इससे ज्यादा उसका प्राइस नहीं जा सकता, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, रेगुलेट किया है और लीगली किया है। तो इसका मतलब उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। इवन सम लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स होता है मेडिसिन, आर ऑल्सो कॉल्ड अंडर दिस एंड देयर प्राइजेस आर कंट्रोल्ड। तो मैंने आपको मेडिसिन का ही एग्जांपल दिया, भाई मेडिसिन में ऐसा ही होता है। मेडिसिन बहुत ही जो जरूरी होती हैं, जो जीवन बचा सकती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो मेडिसिन का प्राइस होता है कंट्रोल। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, जिससे अगर गरीब लोग हैं या अगर ऐसा नहीं उनको हम बोल सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो, तो अब जब प्राइस फिक्स्ड हो गया है तो उससे ज़्यादा तो वो लोग बेच ही नहीं सकते कंपनी वाले, तो वही प्राइस पे वो गरीब लोग खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो लोगों का ध्यान रखने के लिए ही ये सारी चीज़ें करती हैं। और ये एक बढ़िया पॉइंट है प्राइस कंट्रोल करने का, जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस करती है फिक्स। Thus, efforts to control price rise are not independent or different from each other, but are complementary to dependent on each other. तो अगर हम बात करें कि ये जितने भी एफर्ट्स हमने देखे, ऊपर हम जाएं, 5 पॉइंट्स जो हमने देखे हैं नंबर 1 से लेके, मॉनिटरी मेजर्स हैं, फिजिकल मेजर्स हैं, पॉइंट नंबर 3 कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट करती है वो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है या मतलब अलग है, मतलब गवर्नमेंट एक करेगी, दो दूसरा नहीं करेगी, तीसरा करेगी, चौथा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ हम इम्प्लीमेंट करें तो प्राइस राइज हम बढ़िया सी कंट्रोल कर सकते हैं। सो रेदर देन टेकिंग स्कैटर्ड 1 or 2 स्टेप, omnibus steps will have been taken। तो यहाँ पे मतलब एक दो स्टेप लेने से, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक या दो स्टेप लेने से हम सारे स्टेप्स लें, जिससे हमको एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। कि भाई हमको ये पता है कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल एक चीज करेगी तो दूसरी चीज में शायद हो सकता है प्राइस राइज हो जाए, तीसरी चीज में, चौथी चीज में। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरा प्रयास करता है कि वो सारी चीजें जहाँ पे ये पॉसिबल है वहां पे हम कंट्रोल कर सके। जैसे देखिए पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें वापस से, तो मॉनिटरी मेजर्स ले रही है, अब वो नए मनी को जनरेट ना करने के लिए वो एक्सपेंसेस अपने कम कर रही हैं। तो ये सीधा आप सब कनेक्ट कर सकते हैं हमारे आगे रीजंस ऑफ प्राइस राइज के साथ, कि भाई जनरेटिंग न्यू मनी, तो उसके सामने एक्सपेंस कंट्रोल करिए तो नया मनी जनरेट नहीं करना पड़ेगा, तो वो कट हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है जो गवर्नमेंट लेती है, और ये बात तो बहुत ही बढ़िया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है। ठीक है, फिर ये प्राइस को फिक्स करने की जो बात है वो भी गवर्नमेंट ने जो करी, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आज धूमधाम से चल रहा है। मतलब कि ये बहुत ही इफेक्टिव वे है प्राइस को कंट्रोल करने का, जहाँ पे आप प्राइस को फिक्स कर देते हैं, प्राइस को कंफर्म कर देते हैं, जिससे जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं उनको बोझ पड़ता ये सारी चीजों के खरीदने से, समझ रहे हैं। और वो गरीब लोग जो हैं वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस की, जागो ग्राहक जागो, जो आपने कई बार सुना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी होता है मार्केट के लिए, वो हम समझेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट कैसे हुआ जाता है, कैसे ये लोग, कैसे ट्रेडर्स, कैसे प्रोड्यूसर्स, कैसे जो बेचने वाले लोग होते हैं वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कौन से कारण हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो जाता है, मतलब उनको पता नहीं है या हिमसेल्फ हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस में, जागो ग्राहक जागो में। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल
प्राइस राइज जहाँ पे हमने मॉनिटरी मेजर्स पढ़े, जहाँ पे बैंक्स जो है बहुत काम करती हैं, फिजिकल मेजर्स पढ़े, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं, लोन पॉलिसीज होती हैं, उससे हम प्राइस राइज कंट्रोल कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पूरा जो कंट्रोल करना है उसके वो अनयूजफुल चीज है, उसके ऊपर लाइसेंस और परमिट सिस्टम लगाने की बात करी हमने। प्राइस रेगुलेशन एंड राशनिंग में हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात की, जहाँ पे बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप्स, टोटल 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स लगे हैं आज तक। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में हमने बात करी प्राइस मैकेनिज्म को एडमिनिस्टर करने की, कंट्रोल करने की, जहाँ पे हमने फिक्स प्राइस करने की बात करी। जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लेका, LECA, 1955 में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। और एक और फुल फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे PAFA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। आपका होमवर्क ये है कि भाई आपको ये एक बार पढ़ लेना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ ये पढ़ लेना है, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, देखेंगे। ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे।